दोस्तों, आज की पहली खबर सुनकर शायद आपको भी हैरानी होगी, क्योंकि पहली बार ऐसा लग रहा है कि भारत की डिप्लोमेटिक चाल ने पाकिस्तान को सिर्फ जवाब देने पर नहीं बल्कि बौखलाने पर मजबूर कर दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान को गुस्से में जापान के एम्बेसडर को ही समन करना पड़ गया? और उससे भी बड़ी बात, जापान, जो हमेशा ऐसे मामलों में बेहद संतुलित भाषा इस्तेमाल करता है, उसने इस बार ऐसा क्या कह दिया कि इस्लामाबाद में बेचैनी बढ़ गई? लेकिन बस यही एक कहानी नहीं है। उधर रूस ने भी अचानक भारत के सामने ऐसी डिमांड रख दी है जिस पर अमेरिका और यूरोप दोनों की नजर बनी हुई है। आखिर इसके पीछे सिर्फ कारोबार है या फिर कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है? इसी बीच कनाडा से भी एक ऐसी खबर आई है जो हजारों भारतीय परिवारों की आगे की प्लानिंग बदल सकती है। और आखिर में बात करेंगे एलन मस्क की टेस्ला की। भारत में 1 साल पूरा होने के बाद कंपनी का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? जितनी उम्मीदें लगाई गई थीं, क्या टेस्ला उन पर खरी उतरी या कहानी कुछ और निकली? यानी आज की वीडियो में हर खबर अपने आप में बड़ी है, लेकिन जब आप इन सभी को जोड़ेंगे तब समझ आएगा कि दुनिया में इस वक्त भारत को लेकर सोच किस तेजी से बदल रही है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। उससे पहले दोस्तों, सपोर्ट के तौर पर कृपया एक लाइक जरूर से कर दीजिए। अब सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने पाकिस्तान को अचानक डिफेंसिव मोड में ला दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार मामला सिर्फ भारत का नहीं है, इस बार जापान भी बीच में आ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने जापान के एम्बेसडर को विदेश मंत्रालय बुलाकर आधिकारिक तौर पर अपनी नाराजगी दर्ज कराई है। सवाल है, आखिर ऐसा क्या हो गया? पूरा मामला भारत और जापान की उस जॉइंट स्टेटमेंट से जुड़ा है जो जापानी प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची के भारत दौरे के बाद जारी की गई थी। इस स्टेटमेंट की सबसे बड़ी बात क्या थी? इस बार सिर्फ आतंकवाद की सामान्य निंदा नहीं की गई, बल्कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जिक्र करते हुए पाकिस्तान का नाम भी सामने आया। यहीं से पाकिस्तान भड़क गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी बात पर आपत्ति जताते हुए पाकिस्तान ने जापानी एम्बेसडर को समन किया और उनके सामने आधिकारिक विरोध दर्ज कराया। इतना ही नहीं, एक प्रोटेस्ट नोट भी सौंपा गया और बाद में सरकार की तरफ से बयान जारी करके भारत पर भी आरोप लगाए गए। लेकिन मेरी नजर में असली खबर कहीं और है। खबर ये नहीं कि पाकिस्तान ने विरोध किया, खबर ये है कि जापान ने इस बार अपनी भाषा बदली, क्योंकि इससे पहले भारत और जापान के बीच कई जॉइंट स्टेटमेंट जारी हो चुकी हैं। दोनों देशों के रिश्ते भी लंबे समय से मजबूत रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम लेकर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जिक्र पहले कभी देखने को नहीं मिला। यानी इस बार टोक्यो ने ऐसा कदम उठाया जिसे भारत के लिए एक मजबूत डिप्लोमेटिक सपोर्ट के तौर पर देखा जा रहा है। और शायद यही बात इस्लामाबाद को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। एक और दिलचस्प बात पर भी ध्यान दीजिए। जापानी प्रधानमंत्री का भारत दौरा 1 से 3 जुलाई के बीच हुआ था। जॉइंट स्टेटमेंट भी उसी समय जारी हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इतना कड़ा विरोध कई दिन बाद सामने आया। यानी सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पाकिस्तान ने विरोध क्यों किया, सवाल ये भी है कि आखिर इतनी देर बाद अचानक इस मुद्दे को फिर से उठाने की जरूरत क्यों महसूस हुई। अब अगली खबर छोटी जरूर है, लेकिन भारत की डिप्लोमेसी को समझने के लिए काफी अहम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से फोन पर बात की है, लेकिन इस बार वजह कोई समझौता नहीं थी, न ही मिडिल ईस्ट की मौजूदा स्थिति पर कोई चर्चा हुई। ये कॉल एक बेहद संवेदनशील मौके पर की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों नेताओं ने इस दौरान शोक संदेश साझा किए और उनके योगदान को याद किया। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने सिर्फ संवेदना ही व्यक्त नहीं की, बल्कि यह भी दोहराया कि भारत और कतर की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आगे भी पहले की तरह मजबूत रहेगी। साथ ही दोनों देशों के लोगों के बीच जो भरोसा और जुड़ाव पिछले कुछ वर्षों में बना है, उसे और आगे बढ़ाने की भी बात हुई। अब अगली खबर ने मुझे सच में थोड़ा चौंकाया, क्योंकि जिस रूस ने पिछले कई सालों तक दुनिया के अलग अलग देशों को पेट्रोलियम प्रोडक्ट सप्लाई किए, अब वही रूस भारत से पेट्रोल और डीजल मांग रहा है। सवाल है, आखिर ऐसी नौबत आई कैसे? रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह यूक्रेन के लगातार हमले हैं। बताया जा रहा है कि इन हमलों में रूस की कई रिफाइनरियों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से उसकी रिफाइनिंग क्षमता करीब 40% तक घट गई है। यानी पहले जितना पेट्रोल और डीजल रूस खुद तैयार कर लेता था, अब उतना नहीं कर पा रहा, और इस कमी को पूरा होने में अभी कम से कम 2 महीने और लग सकते हैं। यही वजह है कि अब रूस की बड़ी बड़ी ऑयल कंपनियां भारत का दरवाजा खटखटा रही हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक रोसनेफ्ट, गजप्रोम नेफ्ट और लुकोइल जैसी कंपनियों ने भारत की सरकारी और निजी दोनों तरह की रिफाइनरियों से संपर्क किया है। उनकी कोशिश है कि अगले कुछ महीनों तक भारत से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई मिल जाए, लेकिन मामला यहाँ आकर फंस गया। भारतीय रिफाइनरियों का कहना है कि इस समय उनके पास इतना अतिरिक्त प्रोडक्शन ही नहीं है कि रूस की नई मांग पूरी की जा सके। अब अगर बात सिर्फ बिजनेस की होती तो शायद यहीं खत्म हो जाती, लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू होती है, क्योंकि इस पूरे मामले में अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन
तीनों की नजर भारत पर रहने वाली है। सोचिए, एक तरफ पश्चिमी देश लगातार रूस के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव बना रहे हैं, दूसरी तरफ अगर भारत ही उसी कमी को पूरा करने लगे तो फिर उस पूरे दबाव का असर कितना बचेगा। शायद यही वजह है कि भारत की सरकार अब तक इस मुद्दे पर बेहद संतुलित रुख अपनाती आई है। कुछ समय पहले पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी साफ कहा था कि भारत ने सीधे तौर पर रूस को पेट्रोल या डीजल बेचने की बात स्वीकार नहीं की है। उनका कहना था कि भारतीय ईंधन इंटरनेशनल ट्रेडर्स के जरिए आगे रूस तक पहुंचा था, यानी भारत से सीधे रूस को सप्लाई नहीं की गई थी। अब देखना सबसे दिलचस्प होगा, क्या इस बार भारत रूस की नई मांग मानता है या फिर जियोपॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए कोई दूसरा रास्ता चुनता है। इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में काफी कुछ साफ कर देगा। अब अगली खबर खासकर उन भारतीय परिवारों के लिए है जिनके घर का कोई सदस्य कनाडा में सेटल है, क्योंकि अगर किसी का सपना था कि आज नहीं तो कल पूरे परिवार को भी कनाडा शिफ्ट कर लेंगे, तो फिलहाल उस प्लान को बड़ा झटका लग सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा सरकार ने फिलहाल पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स प्रोग्राम के तहत नई एप्लीकेशन लेना बंद कर दिया है। यानी अगर किसी ने सोचा था कि पहले खुद कनाडा की पीआर ले लेंगे और उसके बाद माता पिता या दादा दादी को भी उसी रास्ते से वहां बुला लेंगे, तो अभी के लिए वह रास्ता रुक गया है। यही वजह है कि यह फैसला भारत के नजरिए से भी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय परिवार खासकर पंजाब से इसी प्रक्रिया के जरिए धीरे धीरे अपने पूरे परिवार को कनाडा ले जाने की योजना बनाते रहे हैं। हालांकि जिन लोगों की फाइलें पहले से जमा हैं, उन्हें फिलहाल चिंता करने की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन सभी आवेदनों की प्रोसेसिंग पहले की तरह जारी रहेगी। अब सवाल ये है कि कनाडा ने अचानक ऐसा फैसला क्यों लिया। सरकार का कहना है कि पुराने मामलों का बैकलॉग इतना बढ़ चुका है कि पहले उन्हीं को खत्म करना जरूरी है, इसलिए फिलहाल नई फाइलों पर रोक लगाई गई है। हाँ, अगर कोई अपने माता पिता या दादा दादी से मिलना चाहता है तो सुपर वीजा का विकल्प अभी भी मौजूद है, लेकिन उससे परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिलती, इसलिए वह इस प्रोग्राम का पूरा विकल्प नहीं माना जा सकता। अब देखना होगा कि ये रोक कुछ समय की है या फिर कनाडा अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में किसी बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। और सबसे जरूरी बात, ये फैसला सिर्फ भारतीयों पर लागू नहीं हुआ है। ये रोक फिलहाल सभी देशों के आवेदकों के लिए लागू की गई है। अब आखिर में बात करते हैं एलन मस्क की टेस्ला की, और इसका 1 साल का रिपोर्ट कार्ड उम्मीद से बिल्कुल अलग निकला है। आपको याद होगा, भारत में एंट्री से पहले टेस्ला और भारत सरकार के बीच मैन्युफैक्चरिंग को लेकर लंबे समय तक बातचीत चली थी, लेकिन आखिर में कंपनी ने भारत में फैक्ट्री लगाने के बजाय अपनी तैयार कारों को इंपोर्ट करके यहाँ बेचना शुरू किया। 15 जुलाई को टेस्ला ने भारत में अपना पहला साल पूरा कर लिया, लेकिन सवाल है, क्या इस 1 साल में कंपनी भारतीय बाजार में अपनी पकड़ बना पाई? रिपोर्ट्स के मुताबिक जवाब फिलहाल नहीं दिखाई देता है। पूरे 1 साल में टेस्ला भारत में सिर्फ 486 कारें बेच पाई है। इतना ही नहीं, जून 2026 में भी कंपनी की बिक्री सिर्फ 35 यूनिट रही, यानी महीने दर महीने भी कोई खास रफ्तार बनती हुई नजर नहीं आ रही। अब जरा इसकी तुलना कीजिए, जहां दूसरी बड़ी ऑटो कंपनियां भारत में हर साल लाखों गाड़ियां बेच रही हैं, वहीं टेस्ला अभी 500 यूनिट का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। मारुति सुजुकी ने पिछले वित्त वर्ष में 18 लाख से ज्यादा कारें बेची। महिंद्रा, टाटा, हुंडई और टोयोटा जैसी कंपनियों की बिक्री भी कई लाख यूनिट रही। यानी भारतीय बाजार में मुकाबला कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। इसी वजह से कई रिपोर्ट्स अब टेस्ला के शुरुआती भारत लॉन्च को उम्मीदों के मुकाबले काफी कमजोर मान रही हैं। हालांकि यह भी सच है कि अभी टेस्ला का भारत में सिर्फ पहला साल पूरा हुआ है, इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि कंपनी हमेशा के लिए पीछे रह जाएगी। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े सामने आए हैं, वे निश्चित तौर पर एलन मस्क की टीम के लिए उम्मीद के मुताबिक नहीं कहे जा सकते। अब आप अपनी राय जरूर बताइए, क्या टेस्ला की सबसे बड़ी चुनौती उसकी ऊंची कीमत है, भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का ना होना, या फिर कोई और वजह? कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।